Hi everyone, I am Vaibhav Sharma and we are with the series number 2 of NHPC THDC JE previous year question. जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, go and watch the video. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा. So before watching this video, please make sure कि आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होंगे और वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. इस पूरी सीरीज में मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस के साथ में उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं डिटेल में कवर अप करा दूं, सो यू विल गेट एंटायर नॉलेज ऑफ योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल मैनर. तो कोशिश करूंगा कि सीरीज को पूरा कर पाऊं, बट फ्रॉम नाउ टुडे ऑनवर्ड्स आई एम जस्ट कवरिंग 21 to 40 क्वेश्चन इन दिस वीडियो. ओके, सो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस the visibility ahead, IRC has suggested the height of the eye level of the driver and the height of the object above the road surface. देखो क्या होता है, दो तरह के IRC ने क्राइटेरिया दिए थे, एक SSD को लेकर के, एक OSD को लेकर के. ठीक है, तो SSD में उन्होंने कहा था कि जो आई लेवल है ड्राइवर का वो 1.2 मीटर पर होना चाहिए और जो ऑब्जेक्ट है वो 0.15 मीटर अबव द रोड होना चाहिए. ठीक है, तो ये SSD के लिए उनका गाइडलाइन था. क्लियर है? तो SSD के लिए अगर हम बात करें तो आई लेवल जो होगा वो रखा था 1.2 मीटर पर, और जो ऑब्स्ट्रक्शन का हाइट था या ऑब्जेक्ट का हाइट था, एक ही बात है, वो उन्होंने रिकमेंड किया था 0.15 मीटर अबव द रोड सरफेस. क्लियर है? ये एसएसडी के लिए डेटा दिया था आईआरसी में. एंड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओएसडी, इफ वी इंक्लूड अबाउट द डेटा, तो दोनों ही जो डेटा है वो 1.2 मीटर का लिया गया है. यानी कि अगर बात करूं आई लेवल का और ऑब्स्ट्रक्शन का, ये दोनों ही 1.2 मीटर रखे गए हैं. दोनों ही 1.2 मीटर होते हैं. अब होता क्या है, कहानी में ऐसा क्यों रखा गया उसको भी देख सकते हैं, वो रटने वाली बात नहीं है. जब आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एसएसडी, तो होता क्या है, सपोज दिस इज योर कार एंड यू आर मूविंग विद द वी वेलोसिटी, और आपको यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है. उस ऑब्स्ट्रक्शन के बिहाफ पर आप ब्रेक लगाते हैं और ये जो डिस्टेंस है इट्स कॉल्ड एसएसडी. एंड यू कैन मेजर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट कितनी होगी, 0.15 मीटर. 0.15 मीटर. और अगर यहाँ पे कोई ड्राइवर बैठा है, सो ही विल बी लाइक सीटेड ओवर हियर, और उसकी हाइट ज्यादा होगी, सो इट इज ट्रीटेड एज 1.2 मीटर. ये डेटा है एसएसडी का. क्लियर है? अगर ये ओएसडी होता, ओवरटेकिंग अगर आपको करनी होगी, तो आपका ऑब्स्ट्रक्शन कौन होगा? इन द ओवरटेकिंग इफ यू विल सी, दिस इज योर कार एंड हियर इज अनदर कार. ओके, it's moving with the v1 velocity, it's moving with the v2 velocity, and you have to overtake it and go here. तो जो ड्राइवर का आई लेवल है that is what 1.2 मीटर, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट है, it's also about 1.2 मीटर. क्योंकि आपके लिए जो हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी आपके लिए कार्य होने वाली है. तो ओएसडी में आईआरसी ने ऐसा कहा कि दोनों के लिए जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, that will 1.2 मीटर. That's why अभी क्वेश्चन में पूछा है, एसएसडी का डेटा पूछा है, एसएसडी के लिए क्या हो जाएगा 1.2 और 0.15 मीटर. क्लियर है कि एसएसडी के लिए क्वेश्चन था. अगर ओएसडी होता क्वेश्चन में तो वी विल टेक 1.2 मीटर एंड 1.2 मीटर. क्लियर है कहानी? आगे चलते हैं. अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इनकरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द वियर एंड बैराज इन द इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो वियर और बैराज में इन सारे कंपैरिजन में से गलत कंपैरिजन कौन सा है? इस क्वेश्चन को आप तब टैकल कर पाओगे जब आपको वियर की सारी प्रॉपर्टीज पता हो, बैराज की सारी प्रॉपर्टीज पता हो, और आपको ये पता हो कि इन सारे स्टेटमेंट में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो काउंटरएक्ट कर रहा है गिवन स्टेटमेंट को. तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर सकते हो. तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वियर और बैराज में बेसिकली डिफरेंस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और फिर जाकर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. क्लियर है? पहले देखते हैं वियर को. तो पहला जो पॉइंट है, इट्स कॉल्ड वियर इज अ लो लेवल बैरियर built across a river or stream to control the flow, while a barrage is a high level barrier constructed across a river to store the water and control its flow. तो वियर क्या होता है?
वियर इज अ लो लेवल बैरियर, इसकी जो बैरियर की हाइट है वो लो लेवल होती है, तो बैराज की जो हाइट है वो बहुत हाई मीटर तक जाता है, जनरली 50-60 मीटर तक जाता है ये, ठीक है, वो भी हम कवर अप करेंगे। एक बार इस चीज को फिगर में देख लेते हैं। देखो ये हमारा वियर रहा और ये हमारा बैराज रहा, तो पहले डिफरेंस को हम क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए आपको इसकी हाइट दिख रही है, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, हाइट ऑफ द स्टोर, इसकी हाइट कितनी है आप देख सकते हो, और जो इसकी हाइट है ये हाइट, ये आपको दिख रही होगी, इट्स कॉल्ड बैराज। तो ये क्या होता है, ज्यादा हाइट तक होता है, और जो वियर होता है ये जनरली कम हाइट के लिए ऑपरेटेड होता है। पहला डिफरेंस क्लियर है। दूसरा, वियर आर टिपिकली यूज्ड फॉर वाटर लेवल कंट्रोल, वाटर डाइवर्जन एंड रिवर नेविगेशन। वाटर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वाटर का जब लेवल हमें चाहिए रहा होगा स्टोरेज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। वाटर डाइवर्जन, वाटर को किसी दूसरी जगह पर डाइवर्ट कर सकते हैं जब हमें जरूरत हो। एंड रिवर नेविगेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक नेविगेट भी कर सकते हैं, यानी कि जहाज से एक जगह से दूसरी जगह तक जा भी सकते हैं। बैराज का काम क्या होता है, बैराज आर मेनली यूज्ड फॉर वाटर स्टोरेज, इनका मेन पर्पस होता है वाटर को स्टोर करना। जब कभी भी फ्लड क्राइसिस आएगा या फिर जब कभी भी ड्रॉट होगा, तब जाकर के इनका वाटर का जो डिमांड एंड सप्लाई है इसको ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा हाइड्रो पावर जनरेशन, क्योंकि बहुत हाइट पर पानी है, बहुत हाइट पर पानी है तो हेड बहुत ज्यादा अच्छा अवेलेबल है, और अगर वाटर का हेड बहुत ज्यादा अच्छा अवेलेबल है तो हमारे पास जो टर्बाइंस हैं उनको घुमाने के लिए जो एनर्जी है, जो वाटर हेड है वो ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा एफिशिएंट अवेलेबल है, इसीलिए इसको हम हाइड्रो पावर जनरेशन में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का हेड ज्यादा अवेलेबल है। क्लियर है? लेकिन बियर को हम इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए ना, ये ऑलरेडी पानी की हाइट ये है, आप इसको अगर हाइड्रो पावर प्लांट में यूज भी करोगे, टू टेकिंग दिस इनलेट स्ट्रक्चर इनटू द टर्बाइन एंड ऑल, तो आपको उतना रोटेशन और उतनी वेलोसिटी मिलेगी नहीं। लेकिन आप सोचो कि यहाँ से एक पानी आ रहा है एंड सपोज अबाउट दिस वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ये हेड जो है इनटेक स्ट्रक्चर का हम लेकर जाएंगे और इसको अगर हम टर्बाइन से लाकर के रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट मोर पावर इन द बैराज एज कंपेयर टू द बियर। इसीलिए हाइड्रो पावर प्लांट को बैराज में ज्यादा एप्लीकेबल किया जाता है, ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है बजाय की बियर। क्लियर है? दैट्स द डिफरेंस नंबर 2। डिफरेंस नंबर 3 देखिए, बियर आर टाइपिकली शॉर्टर इन हाइट, इनकी हाइट बहुत कम होती है कंपेयर टू बैराज, यूजुअली लेस देन 6 फीट। 6 फीट से भी छोटी हाइट होती है बियर की, ठीक है। और अगर बैराज से बात करें तो इनकी हाइट होती है 6 से लेकर 60 फीट तक, तो बैराज की हाइट ज्यादा होती है एंड इट गोज अबाउट 6 to 60 फीट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। अगला देखो चौथा, बियर आर बिल्ट ऑन ए नेचुरल रिवर एंड डू नॉट रिक्वायर ए फाउंडेशन। इनको नेचुरल रिवर जहां होती है उसके अक्रॉस बिल्ड कर दिया जाता है और इसके लिए इनको फाउंडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि तो बहुत ही कम हेड पर पानी को स्टोर करना रहा होता है। जबकि बैराज रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड आर यूजुअली बिल्ड ऑन कंक्रीट बेस। अब यहाँ पर देखो, आपको जो पानी को यहाँ पर स्टोर करना है, और स्टोर नहीं करना, बहुत ज्यादा हेड का पानी को स्टोर करना है, और यहाँ पर केवल आपको डाइवर्ट करना है, पानी को डाइवर्ट करना है, नेविगेट करना है मान। तो यहाँ पर आपको फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर का उतना फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है। यू विल सी कि यहाँ पर जो पानी फोर्स लगाएगा इट विल लाइक दिस, और यहाँ पर जो पानी फोर्स लगा रहा है दैट विल बी मोर। अगर मैं 60 को हाइट लूँ, 60 फीट हाइट लूँ जनरली, और इसको गामा डब्ल्यू लूँ, तो यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होगा इट विल व्हाट हाफ गामा वाटर h स्क्वायर 60 का स्क्वायर, एंड यू कैन थिंक अबाउट दिस प्रेशर। और यहाँ पर अगर मैं इसको 6 फीट भी ले लेता हूँ मैक्सिमम हाइट को भी, ये होगा हाफ इंटू गामा ऑफ वाटर इंटू 6 का स्क्वायर। अगर मैं इसको रफली सॉल्व करूँ इट विल कम अबाउट 18 गामा डब्ल्यू। हालांकि यूनिट चेंज होगी क्योंकि ये जो हाइट है ये फिट में है। क्लियर है? ये भी चेंज होगी यूनिट, लेकिन एक कैलकुलेशन भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि कितना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। 60 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई 2, तो 1800 गामा ऑफ वाटर। ये इससे 100 टाइम्स ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, देख सकते हैं, एक 18 गामा डब्ल्यू, 1800 गामा डब्ल्यू, 100 टाइम्स ज्यादा प्रेशर। अगर प्रेशर 100 टाइम्स ज्यादा है, आपको वाटर को स्टोर भी करना है, तो आपके फाउंडेशन स्ट्रेसेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पी टो एंड पी बेस वो एक अलग कहानी है, दे विल कैलकुलेट अबाउट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ओवर देयर। लेकिन आप इतना देख सकते हैं कि अगर आपने बैराज में फाउंडेशन नहीं दिया, इट विल बी इंस्टेंटली कोलैप्स। इसीलिए बैराज में फाउंडेशन दिया जाता है, बियर में फाउंडेशन नहीं दिया जाता। ये क्लियर है? अगला है 5वां पॉइंट, बियर डू नॉट क्रिएट ए सिग्निफिकेंट चेंज इन वाटर लेवल यूजुअली लेस देन 1 मीटर। इनका वाटर लेवल में चेंज कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है, क्योंकि जनरली वाटर को स्टोर करते ही नहीं है। लेकिन बैराज क्रिएट ए सिग्निफिकेंट चेंज इन वाटर लेवल समटाइम मोर देन 10 मीटर, जबकि
जो बैराज है वो 10 मीटर तक वाटर लेवल में चेंज कर लेता है, यानी कि वाटर को स्टोर और फ्लक्चुएट 10 मीटर तक हो सकता है, इनकी मैक्सिमम हाइट तक। क्लियर है? 10 मीटर तक ये वाटर के स्टोर को चेंज कर सकते हैं। 10 मीटर इज अ ह्यूज हाइट, अबाउट 3 फ्लोर। अगला है वियर हैव लो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी एंड डू नॉट होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। वियर अगर पानी को स्टोर भी करना चाहते हैं तो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए स्टोर करते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं करते हैं। लेकिन बैराज एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है और वाटर को कई सालों तक भी स्टोर करके रख सकता है, मंथ से नहीं ईयर तक स्टोर कर सकता है बैराज। अगला है वियर आर ऑफन यूज्ड फॉर रिक्रिएशन पर्पस लाइक फिशिंग एंड केकिंग। तो जनरली वियर जो होते हैं इनको कुछ अदर पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे फिशिंग वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है, मछली वगैरह पालने के लिए भी। लेकिन बैराज जो होता है रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए यूजेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, वाटर हेड बहुत अवेलेबल बहुत बड़ा है, आप उसमें फिशिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है? फिशिंग वगैरह होने के लिए मिनिमम या शैलो डेप्थ का होना ही जरूरी होता है। वियर आर रिलेटिवली सिंपल एंड चीप टू कंस्ट्रक्ट, बहुत छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं और आसान होता है इनको कंस्ट्रक्ट करना। जबकि बैराज बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि उनकी साइज और रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती है। हर एक जगह पर स्ट्रेस को कैलकुलेट करना पड़ता है और स्किल मैन पावर की जरूरत पड़ती है इसको डिजाइन करने के लिए। क्लियर है? वियर कैन बी मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स लाइक स्टोन, टिम्बर और कंक्रीट, इससे आप बना सकते हैं। लेकिन केवल और केवल बैराज को आप कंक्रीट स्टील का ही बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई स्ट्रेस है। ठीक है? वहां पर आप टिम्बर स्टोन से इसको यूज नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रेस का मटेरियल देना ही पड़ेगा। Piers are usually constructed perpendicular to the rivers of the flow direction। जो रिवर की फ्लो डायरेक्शन है, ये देखिए जो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यू विल सी द एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है? बैराज कैन बिल्ट परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द रिवर्स फ्लो डायरेक्शन। लेकिन बैराज अभी जैसे कि इस केस में तो मैं नहीं पता कि रिवर का फ्लो क्या है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बैराज को परपेंडिकुलर ही बनाया जाए। कि अगर ये रिवर ऐसे जा रही है तो बैराज इसके अलोंग ऐसे भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ऐसे भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है, क्योंकि रेगुलेशन फ्लो का हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गेट वगैरह रहे होते हैं, उससे हम फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? वी डू नॉट हैव गेट्स एंड स्लूज सिस्टम। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है? देखो एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन निकल रहा है। बियर में गेट और स्लूज सिस्टम नहीं होते हैं फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। देखिए आपको कोई गेट दिख रहा है, यहाँ पर ओपन है, डाइवर्जन किया, फ्लो कंट्रोल किया, लेकिन आपको यहाँ पर गेट दिख रहे हैं, यू कैन सी द गेट ओवर हियर। तो यहाँ पर आपको गेट दिखेंगे बैराज में, लेकिन बियर में गेट नहीं होते कंट्रोल करने के लिए। ठीक है? एंड बैराज हैव गेट एंड स्लूज सिस्टम, इसमें गेट और स्लूज सिस्टम होते हैं वाटर फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। तो ये बियर और बैराज में डिफरेंस है। अगर आपने ये चीज समझ में आ गई, अब क्वेश्चन में क्या करा है देखो। पहला कह रहा है बियर इज ए अनगेटेड स्ट्रक्चर व्हाइल बैराज हैज ए वर्टिकल लिफ्ट गेट। अनगेटेड मतलब बियर में गेट नहीं होता है और बैराज में वर्टिकल लिफ्ट गेट हो सकता है। सही बात है? तो ये बात सही है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट। ठीक है? लेकिन ये स्टेटमेंट की बात करें तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। आगे चलो। बैराज ऑफर बेटर कंट्रोल ऑन द रिवर आउटफ्लो एज वेल एज डिस्चार्ज इन द ऑफ टेकिंग कैनाल एज अ वियर। वियर के मुकाबले बैराज में वाटर कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा रहा होता है, आउटफ्लो बहुत ज्यादा कंट्रोल रहा होता है एज कम्पेयर टू वियर। सही बात है? अगला देखो, इन ए वियर पॉन्डिंग ऑफ वाटर इज मेनली डन बाय गेट्स। वियर में गेट से पॉन्डिंग की जाती है, वियर में गेट ही नहीं होता है, वियर में स्लूस ही नहीं होता है, पॉन्डिंग कहां से कंट्रोल करोगे? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, इसको फॉल्स बोल सकते हैं। अगला देखो, द वियर क्रेस्ट इज मेसनरी और कंक्रीट स्ट्रक्चर व्हाइल इन बैराज द क्रेस्ट इज मेड ऑफ कंक्रीट ओनली। देखो अगर वियर की बात करें तो मेसनरी का हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है, यानी कि स्टोन हो सकता है, ठीक है, टिम्बर हो सकता है, कंक्रीट भी हो सकता है। लेकिन बैराज में केवल कंक्रीट का ही बना होता है और स्टील का बना होता है। ये बात सही है? ये भी स्टेटमेंट सही बात है। वो पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो अगर बेसिक क्लियर है, अगर आपको पता है कि बियर और बैराज में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। और इस क्वेश्चन में अगली बार जो पूछेगा वो नया डिफरेंस देगा एंड यू कैन सॉल्व दैट। आगे चले। देखो द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड हैविंग वॉल्यूम ऑफ इतना एंड वेट ऑफ दिस कर सकते हैं। अब देखो यूनिट पूछा है किलोमीटर पर मीटर क्यूब, तो पहले वेट को रख लेंगे। तो किलोमीटर मीटर होता क्या है? स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट कितना दिया हुआ है? 4 किलोन्यूटन एंड हाउ मच इज द वॉल्यूम? 8 मीटर क्यूब। सॉल्व करो, 0.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, इट विल बी द आंसर। सो ए विल बी द आंसर।
Clear? Now if we move on the question number 24, we can go and solve it. What is the question number 24? ये पॉइंट ए है जिस पर कि हमने लेबलिंग किया है, बेंचमार्क हमारा यही है। तो बेंचमार्क जो है वो उसका एलिवेशन जो है वो है 210 इंटू 210.852। क्लियर है? यहाँ पे हमने लेवलिंग स्टाफ रखा होगा, सॉरी यहाँ पे हमने थ्रोटल लाइट रखा होगा। इसके बाद ये बैक साइड लिया, तो कोई एलिवेशन रहा होगा, हमें नहीं पता क्या है, और ये हमने स्टाफ यहाँ पे रखा है। क्लियर है? तो ये बैक साइड रीडिंग है पहले रीडिंग, और अगली जो रीडिंग है उसको हम फोर साइड बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बैक साइड जो डिस्टेंस है, बैक साइड इज हाउ मच 2.324 मीटर। क्लियर है? और फोर साइड कितना है 1.836 मीटर। क्लियर है? पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट बी है इसका एलिवेशन कितना रहा होगा। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 210 मीटर तक हाइट है, 210 में अगर हम ये जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, हो रहा है 213.176। तो इस पॉइंट का एलिवेशन हमें मिल चुका है, दैट इज हाउ मच 23.17। ये हमें एलिवेशन मिल चुका है। हमें इस पॉइंट का एलिवेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे 1.836 मीटर, तो आ रहा है 211.34। बी विल बी द आंसर, 20 का आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, एलिवेशन दिया हुआ है, उसमें क्या करेंगे, बैक साइड को माइनस करेंगे और फोर साइड को माइनस कर देंगे। कई बार ध्यान रखना, तो क्या करेगा, स्टाफ को ना इन्वर्टेड स्टाफ भी दे सकता है। जैसे कि स्टाफ तो उसने वर्टिकल हेल्ड कर रहा है, कई बार ना वो स्टाफ को इन्वर्टेड कर देगा। उस केस में ध्यान रखना है आपको कि आपको किस तरह से एलिवेशन। अगर इस केस के अंदर देखो, ध्यान समझो, इसको पूरा नहीं मिटा सकता, मुझे बेसिक यही चीज मिटानी होगी। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता था यहाँ पर, अगर ये स्टाफ इन्वर्टेड रहा होता। ठीक है? और वो पूछता है कि अब बताओ बी पॉइंट का कितना है, और ये जो एलिवेशन है ये 1.836 मीटर ही है। अब बी पॉइंट का हमें एलिवेशन चाहिए होता, कैसे निकालते, 210.852 होता, बैक साइड को माइनस किया, ये हो गया, और उसमें फिर साइड बी माइनस करते, तो तब हमारा आंसर क्या निकल गया था, 210.852 प्लस 2.324 प्लस 1.836, हमारा आंसर निकलता 215.012। क्लियर है? तब हमारा आंसर चेंज हो जाता, इस बात को ध्यान रखना है, तो फर्क पड़ेगा। अभी इस क्वेश्चन में एक और वैरायटी बन सकती है, क्या, वो आपको ये डिस्टेंस दे देगा कि ये डिस्टेंस कितनी है। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तब आपको कंबाइंड करेक्शन में लगाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट 0.06732 d², और डिस्टेंस डी किसमें, किलोमीटर में आएगा। तब आपको ये करेक्शन इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सॉल्व एंड रिपोर्ट द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में 3 तरह की वैरायटी बन सकती है, वैरायटी तो और भी बन सकती है, लेकिन मोस्टली 3 तरह की वैरायटी बनती है। आगे चलते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो, ऑल ऑफ नो व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो, वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सीमेंट। कि आपने सीमेंट कितना केजी लिया और वाटर कितना केजी लिया, उसका जो रेशियो है उसको हम वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। क्लियर है? अगला कह रहा है द डिपार्चर एंड लैटिट्यूड ऑफ लाइन दिस एंड दिस, व्हाट इज द होल सर्कुलर बेरिंग ऑफ द लाइन इज। देखो भाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और उसको समझना है। ठीक है? ध्यान से सुनना है। एक हमारा होता है नॉर्मल कोटेशन सिस्टम, क्लियर है? नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम, नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि ये हमारा एक एक्सिस रहा होता है, और इस एक्सिस पर कोई एक लाइन रही होती है। सपोज ये हमारी कोई लाइन है, इस लाइन से अब अगर हमें ये हमारी ए बी लाइन कोई है, हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, इस लाइन का ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द साइन कन्वेंशन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो एंगल मेजर होता है उसको हम थीटा कहते हैं।
क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लेकर के एंटी क्लॉकवाइज के अंदर मेजर होता है। क्योंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो एंगल का डायमेंशन है, जो डायरेक्शन है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। बात क्लियर है? ये हमारा नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम। लेकिन जब हम किसी लाइन का डिपार्चर और लैटिट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तब एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नहीं होता है, बल्कि वर्टिकल वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रहा होता है। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सपोज करो कि कार्टेशियन है, ये हमारा लाइन सिस्टम है कोई, तो हमारा एंगल वर्टिकल से होता है थीटा। ये पहली चीज, अगर एंगल वर्टिकल से है थीटा, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, समझ रहे हो ना, ये क्लॉकवाइज है। अगर ये है तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा। बात सबको क्लियर है? इस तरह से हमारी कैलकुलेशन निकल करके आई। अब होता क्या है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के। देखो, ये हमारे कोई एंगल है, ये थीटा है, ये जो लाइन है सामने थीटा के सामने, इसको बोलते हैं डिपार्चर, एक्स एक्सिस के पहले, और जो वाई एक्सिस पर या वाई एक्सिस के पहले होती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल भी देखें तो देख सकते हैं कि अगर ये कोई भी डिस्टेंस कुछ भी दी होगी, सपोज ये लेंथ एल है, ये डिपार्चर क्या निकल के आएगा, थीटा के सामने है तो एल साइन थीटा। और अगर हम लैटिट्यूड देखें तो व्हाट विल लैटिट्यूड, एल कॉस थीटा, ये लैटिट्यूड निकल के आ जाएगा। यहां तक क्लियर सारी कहानी? अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डिपार्चर एल साइन थीटा 78, ओके, एंड एल कॉस थीटा कितना है, -135.1। क्या मैं इससे tan थीटा निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे एंगल ही चाहिए ना, ऑल्सो फॉर बियरिंग इज व्हाट, एंगल थीटा। अब tan थीटा कैसा आएगा, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानूं, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 मानूं, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे tan थीटा निकल के आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है, 78 डिवाइड बाय 135 -0.577, ये निकल के आ रहा है। अगर मैं इसको थीटा निकालने की कोशिश करूं तो थीटा कितना निकल के आएगा, 10 इनवर्स कर दें इसका, निकल के आएगा माइनस का 30 डिग्री। क्लियर है? थीटा -30 डिग्री निकल के आ रहा है, तो पहले तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझ लेंगे, और दूसरा अब हमारा एक्चुअल हॉल सर्कुलर बियरिंग क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो समझने की कोशिश करना। एल साइन थीटा, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है यहाँ पर, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ और फिर वापस से स्टार्ट करता हूँ समझने की, ठीक है, ध्यान समझना। एल साइन थीटा 8 मीटर निकल के है, एक बार सुन लेना, कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। एल कॉस थीटा अगर हम बात करें, एल कॉस थीटा कम्स आउट टू -135.1 मीटर, ये निकल के है। और यहाँ से हमारा जो tan थीटा है, सपोज करो कि थीटा जो है वो -30 डिग्री निकल के है। अब मैं रिपोर्ट क्या करना है, क्योंकि -30 ऑप्शन में नहीं है, ध्यान से समझना। पहले ये देखो, ये हमारा थीटा रहा, तो एल साइन थीटा में डिपार्चर कोई कहा क्या, ये डिपार्चर रहा, तो डिपार्चर क्या है, पॉजिटिव है। डिपार्चर इज व्हाट, एक्स एक्सिस, तो इसको हमने क्या कहा, डिपार्चर इज व्हाट, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है, और एल कॉस थीटा क्या है, लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड इज व्हाट, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या है, देखो -135.1 नेगेटिव है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वाई एक्सिस जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है। अगर हम ये कार्टेशियन ड्रॉ करें
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये 2 है, ये हमारा क्वाड्रेंट 3 है, ये हमारा क्वाड्रेंट 4 है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ निकल के आ रहा है? इसमें आ रहा है, क्योंकि y नेगेटिव है, पॉजिटिव है इस वाले रीजन में, कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आंसर निकल के आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 180 प्लस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? -30 है, क्लियर है? तो ये कितना निकल के आ जाएगा? निकल के आ जाएगा आपका 150 डिग्री। क्लियर है? अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो क्या करते? 360 प्लस कर देते। क्लियर है? तो जैसे 360 प्लस करते, जो भी आंसर आता है अपने आप बैलेंस हो जाता है। ये तो कहानी रही आंसर निकालने की। तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? -30 डिग्री जो निकल के आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये -30 क्यों आ रहा है? ठीक है, तो देखो -30 का मतलब क्या है, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। हमने ये बोला कि जब हमारा कोई एंगल वर्टिकल, एंगल तो वर्टिकल से ही रहेगा, ये तो श्योर बात है। जब हमारा वर्टिकल एंगल क्लॉकवाइज है, उसकी डायरेक्शन में हमने एंगल को मेजर किया है, यानी कि क्लॉकवाइज इज व्हाट? क्लॉकवाइज हमने क्या लिया है? पॉजिटिव माना है। लेकिन हमारा एंगल क्या रहा है? हमारा एंगल नेगेटिव आ रहा है, -30। इसका मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रहा होगा, मिरर इमेज तभी तो नेगेटिव निकल क्या है। देखो अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रहा होगा, कितना? 30 डिग्री। यही रहा हुआ एंगल, तभी तो -30 रहा है। वाई एक्सिस से लेना है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से किस लेना है? एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो नेगेटिव निकल के आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? तभी नेगेटिव निकल के आएगा। अगर ऐसा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन हमसे पूछा है होल सर्कुलर बियरिंग। होल सर्कुलर बियरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एक्सिस। तो हमारी होल सर्कुलर बियरिंग ऐसे निकलेगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर? ये वाला एंगल, ये टोटल 180 है, ये 30 है, तो एंगल कितना निकल के आएगा? ये 150 डिग्री निकल के आएगा। इसलिए 150 निकल के आता है। तो रटते क्यों है मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट क्या है मैंने वो भी बता दिया, फॉर्मूले से निकालना है तो मैंने वो भी बता दिया। आपको जैसे याद रखना है आप वैसे याद रख सकते हैं। क्लियर सारी कहानी? तो लेकिन क्वाड्रेंट में गलती मत करना। क्वाड्रेंट में यहाँ पे गलतियां होंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 30 लोग जल्दीबाजी में 30 टिक करके आगे निकल जाएंगे, नहीं होगा 30। ठीक है, एक एक चीज का ध्यान रखना है कि उसका मतलब क्या है। हाँ, अगर ये वाले जो वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव रही होती तब क्या निकलता? तब हमारा आंसर क्या निकलता? तो हमारा आंसर 30 निकल के आता। क्लियर सारी कहानी? 27 पूछ रहा है, एक हॉलो सर्कुलर चिमनी है, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आसान लेकिन क्लिक नहीं होता है। एक चिमनी हॉलो सर्कुलर जिसकी हाइट 20 मीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर 4 मीटर, इंटरनल डायमीटर 2 मीटर। क्लियर है? तो अगर हम एक्सटर्नल डायमीटर निकालें तो 4 मीटर है, और इंटरनल डायमीटर निकालें तो 2 मीटर है। चिमनी सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा है विंड के कारण। स्पेसिफिक वेट वगैरह सब दिया उसने। पूछ क्या रहा है? डायरेक्ट स्ट्रेस पूछा है बेस पर। यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस कितना होगा? देखो डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए सीधा सा फॉर्मूला है। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यही स्ट्रेस होता है। अब फोर्स हमें दिया नहीं है, लेकिन फोर्स हम क्या होता है? गामा इनटू वॉल्यूम, ये फोर्स होता है। एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? π/4। इसको हम मिटा देते हैं एक बार। स्ट्रेस डायरेक्ट क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फोर्स होता है, तो गामा एस इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू लेंथ होती है, या एरिया इनटू हाइट कह दो, डिवाइड बाय एरिया। एरिया से एरिया काट दो। गामा एस मटेरियल की डेंसिटी कितनी दे रखी है? स्पेसिफिक वेट 20, और हाइट कितनी है? हाइट 20 है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस एट बेस कितना हो जाएगा? 400। सीधा निकल के आ जाएगा सर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को मजेदार और बना सकता था। वो पूछता है कि बताओ कि विंड प्रेशर कितना रहा होगा इस पर, विंड प्रेशर कैलकुलेट करो। देखो विंड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं? विंड प्रेशर से दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का, तो वो तो हो जाता मल्टीप्लाई बाय द प्रोजेक्टेड एरिया। अब देखो प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकालते हैं? ये हमारा है जो कि 4 मीटर का है, और ये इंटरनल डायमीटर है जो कि 2 मीटर का है, और हाइट जो है यहाँ पर वो है 20 मीटर की। प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा? देखो 20 मीटर इंटू आउटर डायमीटर, क्योंकि आप जब इसको प्रोजेक्ट करोगे ना तब इसकी इमेज ऐसी बनेगी। तो ये वाली पूरी जो बड़ी वाली डिस्टेंस है 4 हो जाएगी इंटू 20, तो 20 इंटू 4 हो जाएगा।
सोल्व कर लो कितना निकल के आ रहा है। किलो निकल रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर वो पूछेगा विंड फोर्स कितना होगा। इस क्वेश्चन में हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे बॉटम पर, वो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस कितना होगा, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेस है वो तो होगा ही, प्लस माइनस m इनटू y, ठीक है। मोमेंट जो लग रहा है इसका मोमेंट रहा होगा ना कुछ ना कुछ, डब्ल्यू इसका बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। डिवाइड बाई आई निकाल देंगे, कितना होगा पाई बाई 64 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4 इनटू वाई बार कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, टोटल हाइट का बाई 2। उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि बेस पर मैक्सिमम मिनिमम कितना स्ट्रेस जनरेट रहा होगा, हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। तो एक क्वेश्चन तो है, लेकिन इससे कितनी सारी चीजें हम सीखने को मिली, ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं। आगे चलिए, सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स इन द विच क्लासिफिकेशन। तो ये क्या रहा है, इन 4 आपको ऑप्शन दिया गया, इन चारों में से कौन सा ग्रुप है जिसमें सॉइल को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। तो पहले सबको बारे में देखने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट सॉइल का क्लासिफिकेशन। जब वो क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो पहले तो बेसिक जो क्लासिफिकेशन है और भी रहे होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो है मैसाचुसेट्स, जो कि MIT है, वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है MIT, उसका अपने क्लासिफिकेशन है। दूसरा है टेक्सचुअल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यूनिफाइड, जिसको हम USCS बोलते हैं। सेम कॉपी कर रखा है IS कोड ने USCS का, सेम क्लासिफाई किया है 3 तरह से। और अगला है आस्तो सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखते हैं क्या करके। पहला तो है मैसाचुसेट्स MIT का जो है, इसने इसको 4 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो 4 तरह की कैटेगरी है। ग्रेवल का जो साइज है, इन्होंने 2 mm से बड़ा ग्रेवल माना है। सैंड के लिए 0.06 mm से लेकर 2 mm तक माना है। 0.002 mm से लेकर 0.06 mm तक सिल्ट माना है। क्ले को 0.002 mm से छोटा माना है, ठीक है, 2 माइक्रोन से छोटा माना है। तो इनके स्पेसिफिकेशन बिल्कुल अलग है, IS कोड से कंपेयर मत करना। तो उन्होंने 4 तरह से क्लासिफाई किया सॉइल को। किया किसने था, प्रोफेसर जी गिलबॉय ने। क्लियर है। तो उन्होंने 4 तरह से क्लासिफाई किया था। क्वेश्चन 4 पूछा था, आंसर ये निकल के आगे, लेकिन हमें और भी चीजें जाननी है। अगला टेक्सचुअल क्लासिफिकेशन। देखो टेक्सचुअल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, ये सॉइल रही होती है अलग अलग टाइप की, तो हम कहते हैं ये इनको डिवाइड कर लेते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में। आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। और जितना परसेंटेज हमारा रहा होता है, परसेंटेज देखते हैं कि परसेंटेज कितना है, क्ले कितना है, सिल्ट कितना है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस, उसका क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं इसके बिहाफ पर, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं अगली वीडियो में शायद कवर अप करा दूंगा, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। आपको देख लेना। जैसे कि अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं भी, तो जैसे कि सॉइल किसमें लाई करेगा, ठीक है। तो सपोज करो कि आपका सॉइल जो है, क्ले इसमें है कितना लोग हैं, 50% क्ले है, ठीक है। सैंड सपोज करो कि आपका सैंड है 20% है, और आपका जो सिल्ट है वो 30% है, मान लो। अगर आपका कोई सॉइल इस तरह से क्लासिफाई किया गया है, इस सॉइल का क्लासिफिकेशन है, कोई सॉइल है तो उसमें इस तरह से अलग अलग परसेंटेज हैं अलग अलग सॉइल के। अब आपको एक ये बताना है कि सॉइल कौन सी रही हो, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इससे पहले क्ले पे चलेंगे। क्ले पे 50 कहाँ है, ये रहा क्ले का 50 वाला, इसको छोड़ दो। अब देखो सैंड पे कितना है 20%, तो सैंड पे 20 आ जाओ, ये रहा सैंड का 20, ठीक है, सैंड पे 20 चलेगा। इसके अलावा सैंड पे 20 ला दो, ये सैंड का 20 वाला लाइन हो गया, और ये हमारा क्ले का लाइन हो गया। और हमारा जो सिल्ट है वो कितना है, सिल्ट 30% है, तो 30% कहाँ, ये रहा। तो हमारा ये वाला लाइन नहीं जाएगा, यहाँ से ये वाला लाइन जाएगा, क्योंकि हम कट करना है ना, इसको हटा दो। और 30% देखो कहाँ पर है, ये रहा 30%, तो ये ऐसा जाएगा। सॉरी, देखिए ये मात्रा रहा होता है ना, तो कंट्रोल नहीं होता, ये ऐसा जाएगा 30। क्लियर है। और हमारा ये जो था ये 50% था, तो ये जाएगा, इस तरह से जा रहा है,
अब देखो ये तीनों इस तरह से कट कर रहे हैं इस जगह पर। तो अगर मुझे इस सिले को इस सॉइल को नाम देना है, इस सॉइल कौन सी होगी, उसको मैं क्ले सॉइल बोलूंगा। ये इसको बोलता है टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। और कॉमन सेंस से देख लो, क्ले कितना है, 50% है। आप देखो क्ले ही अपने आप में 50% है, तो क्ले बोलना ही है। लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि सॉइल को मुझे नाम क्या देना है, तो क्ले नाम हो जाएगा। और भी अलग अलग प्रॉपर्टी अगर आप परसेंटेज चेंज करोगे उनका, तब उसके बिहार पर आपका जो टेक्सचरल क्लासिफिकेशन वो चेंज हो जाएगा। तो ये काम कैसे करता है, एक एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इस तरह से मिलाते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में, इसको टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बोल रहा होता है। मल्टीपल टाइम से इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अगले देखो यूएससीएस, मैंने बोला यूएससीएस ने 3 तरह से क्लासिफाई किया है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला है कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन और ऑर्गेनिक सॉइल। ये यूएससीएस का है। ये क्रिएटेड किया था एक ऐसा ग्रांडे ने, ये पूछ सकता है वो। ठीक है, तो एक ऐसा ग्रांडे ने इसको अडॉप्ट बनाया था, क्रिएट किया था, और बाद में अडॉप्ट किया था यूएस ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ने। ठीक है, अगला है आईएस कोड, सेम कॉपी किया यूएससीएस को। 3 तरह के क्लासिफिकेशन है, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, ऑर्गेनिक सॉइल। क्लियर है, साइज अलग अलग रहा होता है। कोर्स एंड क्ले 20 से 80 रहा होता है, फाइन क्ले 4.75 से बड़ा रहा होता है। ग्रेवल में तो ये होता है, ग्रेवल का साइज 4.75 mm से बड़ा ही रहा होता है। ठीक है, और क्ले के लिए क्या है, लेस देन 2 माइक्रोन रहा होता है। तो बाद में सिल्ट आ जाता है 2 माइक्रोन से लेकर 0.075 mm तक। आपका सैंड आ जाता है 0.075 mm से लेकर 4.75 mm तक। यहाँ पर आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह से आपको क्लासिफाई किया है। यस, आगे चलते हैं। आज तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल सिस्टम, तो इसको हम पीआरए क्लासिफिकेशन सिस्टम में बोलते हैं। देखो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको हम पीआरए क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अडॉप्ट किया था 1920 में। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल। ठीक है, ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल इसकी फुल फॉर्म है। होती क्या है, इसमें टोटल कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया है, तो टोटल A1 से A7 तक है, और लास्ट वाला कौन सा 8 है, तो A8 हो गया। टोटल 8 ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लियर है, तो आज तो में 8 तरह से क्लासिफाई किया गया है। अब क्वेश्चन पर लौटते हैं, तो क्वेश्चन तो अपने आप हो ही जाएगा वैसे। तो 4 में किसने किया है, तो आस्तो की बात करें, आस्तो ने 8 में किया है, यूनिफाइड कोड ने 3 में किया है, अब मैसेच्यूसेट्स ने 4 में किया है। तो अभी क्वेश्चन ने पूछा है कि 4 ग्रुप में किसने किया है। कल को ये पूछ सकता है कि 8 ग्रुप में किसने किया है, 3 ग्रुप में किसने किया है, या फिर पूछ सकता है कि आईएस कोड को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। और वो 3 तरह के क्लासिफाई वो देगा कि विच ऑफ देम इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, सिल्ट और ऑर्गेनिक। तो पूछ लेगा कौन सा नहीं, तो सिल्ट और क्ले नहीं होते हैं। क्या होता है, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन और ऑर्गेनिक। ये 3 ही क्लासिफिकेशन होते हैं यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन के और इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। तो हर एक तरह का क्वेश्चन यहाँ से पिकअप हो सकता है। अगर ये बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्लियर है, अगर आंसर पूछे तो ऑब्वियसली बात है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज में रहेगा ग्रुप इंडेक्स। देखो जो कि ये आस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये ग्रुप इंडेक्स के बेसिस पर है। ये ग्रुप इंडेक्स से प्रॉपर्टी को डिफाइन करता होता है। ठीक, तो ग्रुप इंडेक्स क्या होता है, देखो यूज इन हाईवे सबग्रेड, क्योंकि हाईवे सबग्रेड में यूएस ब्यूरो ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस को यूज किया था। तो हाईवे सबग्रेड के अंदर जब यूज करते हैं तो जीआई मेथड, ग्रुप इंडेक्स मेथड को यूज करता है। फॉर्मूला क्या है, 0.2a 0.005 AC प्लस 0.01 BD। फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेता है, कोई भी क्वेश्चन पिकअप सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ABCD आपको पता ही है, 75 इसे आप छोड़ देना। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है, ये परसेंटेज फाइनल माइनस 35 करना होता है, बी के लिए परसेंटेज फाइनस माइनस 15 करना होता है, सी के लिए लिक्विड लिमिट माइनस 40 करना होता है, डी के लिए आईपी यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10 करना होता है। ये वैल्यू 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा होती है तो 40 ही अडॉप्ट करेंगे,
और ये वैल्यू 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह से पूछा गया है, हर एक जगह से। तो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो 0 से 1 तक गुड होता है, 2 से 4 फेयर होता है, 5 से 4 वेरी पुअर होता है। इसमें एक मिस होता है, 0 अगर है ग्रुप इंडेक्स उसको बोलते हैं एक्सीलेंट, ठीक है। तो 0 पे एक्सीलेंट, 0 से 1 से गुड, 2 से 4 फेयर, 5 to 9 पुअर, 10 to 20 वेरी पुअर। तो इसको याद रखना है, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर। ये टेबल हमेशा याद रखना है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछी जाती है। खुद ही देखा कि 5 to 9 में किस में अलाई करता है, फिर पुअर किस में अलाई करता है, गुड किस में अलाई करता है, ये क्वेश्चन सीधा पिकअप होता है। यू हैव टू आंसर इट। ग्रुप इंडेक्स का कोई न्यूमेरिकल कराने की जरूरत है नहीं, अगर आगे आएगा तो मैं इसको करा दूंगा अभी करूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। अगला पूछा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैक्सिमम लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू फॉर द सबग्रेड कोर्स फॉर वाटर बाउंड मैगडम। तो WBM अगर आपका रोड है और WBM में कौन सा सब बेस है, तो बताओ कि मैक्सिमम लिमिटेशन क्या है लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू का। तो पहले लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू जानते हैं, उसके प्रोसेस जानते हैं, उसमें इक्विपमेंट कौन सा यूज होता है वो जानते हैं, और फिर जानेंगे कि अलग अलग टाइप में कौन कौन सी लिमिटेशन लग रही होती है, ठीक है। अगर वो क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो, लॉस एंजल्स टेस्ट इज ऑन एग्रीगेट, जस्ट अ मिनट, इज अ मेजर ऑफ एग्रीगेट टफनेस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो ये क्या मेजर करता है, एग्रीगेट टफनेस और एब्रेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, क्लियर है। जनरली एब्रेशन जो है वियर एंड टियर को मेजर करता है, क्रशिंग डिग्रेडेशन जब रोड पर व्हीकल चलते हैं तो उसके कारण जो वियर एंड टियर है वो कितना रहा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। एग्रीगेट यूज इन सरफेस कोर्स ऑफ हाईवे पेमेंट आर सब्जेक्टेड टू वियर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक। जैसे ट्रैफिक चलता है, ट्रैफिक के चलने के कारण रोड सरफेस पर बेयरिंग स्टार्ट होता है, उस बेयरिंग के कारण हमारा जो एग्रीगेट यूज होगा उसकी स्टडी की जाती है लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट के अंदर, ठीक है। रेजिस्टेंस टू एब्रेशन ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड लैबोरेटरी लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन। तो रेजिस्टेंस टू एब्रेशन कितना है एग्रीगेट का, उसको मेजर करते हैं लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन के अंदर। द प्रिंसिपल ऑफ लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट इज टू प्रोड्यूस एब्रेसिव एक्शन ऑफ यूज ऑफ स्टील बॉल्स which when mixed with aggregate rotate in specified number of evaluations so cause impact on aggregate। देखो क्या होता है, एग्रीगेट को डालते हैं मशीन में, रोटेट करी होती है लॉस एंजल्स मशीन, उसमें स्टील बॉल को डालते हैं, स्टील बॉल को डालते हैं, स्टील बॉल उसमें ना वियर एंड टियर का काम करती है। तो जो एग्रीगेट है वो स्टील बॉल से वियर एंड टियर करते हैं और लास्ट में हम वियर एंड टियर निकालते हैं। तो टोटल जो है हमारे पास में कितना वियर एंड टियर निकल के आया वो डिवाइड बाय टोटल जो हमारे पास एग्रीगेट था उससे हम वियर एंड टियर निकाल लेते हैं कि कितना परसेंटेज रेसिडुअल बच रहा है। और जो वैल्यूज है वियर एंड टियर का उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉस एंजल्स, क्लियर है। देखो, तो इसका दो पर्पस रहा होता है, क्यों करते हैं इसका दो पर्पस है, पहले और देख लो। पहले तो हम ये निकालते हैं लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू निकालते हैं, पहले ये पर्पस है। और दूसरा है सूटेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट फॉर यूज। हम जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में वो क्या सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है, उसकी सुटेबिलिटी चेक करते हैं। ये एप्रेटस है, रेफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये प्रोसीजर है, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और इसको रोक सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं इसको कवर अप नहीं कर रहा हूं। आगे चलते हैं ग्रेडिंग में। तो नंबर ऑफ स्टील बॉल्स यूज होते हैं, अलग अलग वेट रहा होगा, उस वेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है नंबर ऑफ बॉल्स अलग अलग यूज होते हैं। नंबर ऑफ स्टील बॉल्स हैं, ठीक है, वो हम यूज करते हैं। क्या होता है, ओरिजिनल वेट सपोज हमने W1 एग्रीगेट लिया, W2 जो है सैंपल प्रिटेंड किया, और जो पास किया वो कितना होगा, W1 - W2 होगा। जो पास किया है वो डिवाइड बाय टोटल वेट, ठीक है, उसको हम क्या निकाल देंगे, लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है। देखो मैं समझने की कोशिश करूँ, समझ में नहीं आएगा। मान लो कि हमने 2 kg एग्रीगेट लिया था, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ये हमारा सैंपल है, ठीक है। एक मशीन लगी होती है इस तरह से, ठीक है, और ये रोटेट करती रहती है, बॉल डाली होती है, एग्रीगेट डाला होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन स्पेसिफिक होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी। अब क्या होगा, 2 किलोग्राम एग्रीगेट के अंदर रहा होगा, उसको हम क्या करेंगे, फिर 1.7 mm की सीव से पास कराएंगे। ये सीव रखी होगी यहाँ पर, ये सीव होगी 1.7 mm की, ठीक है, इसको हम पास कराएंगे। तो वैसे बात है कि इसके अंदर कुछ पास कर जाएंगे, कुछ रिटर्न हो जाएंगे। सपोज करो कि पास हुए
0.4 kg मान लो पास हुए, और रिटर्न कितना किया, रिटर्न किया 1.6 kg रिटर्न किया, लिए टोटल में से किया तो पासिंग आ गया 0.4। तो 0.4 है वो डिवाइड बाई एग्रीगेट जो हमारा टोटल था कितना था 2 kg, 2 into 100 कितना जाएगा 40/20%, तो ये वैल्यू कितनी है 20% है। तो 20% हमारी लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू निकल के आ जाए। क्लियर है, ये है लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू। जो पास हो गया 1.7 mm से सिव से, वो उसका वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100, तो एब्रेशन वैल्यू निकल करके आ जाएगी। क्लियर है। अब इसमें लिमिटेशन देखते हैं, अलग अलग टाइप की लिमिटेशन है। पहला है वाटर बाउंड मैग्डम अगर सब बेस में यूज हो रहा है, सब बेस में यूज हो रहा है, तो कितना होता है मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन कितना 60% है। अगर वाटर बाउंड मैग्डम बेस कोर्स में यूज हो रहा है तो कितना होगा 50% होगा। अगर बिटुमिनस बाउंड मैग्डम है तो 50 रहा होगा। अगर WBM है लेकिन सरफेसिंग कोर्स है तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बिटुमिनस पेनिट्रेशन मैग्डम 40 हो जाएगा। बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग है तो कितना हो जाएगा 35, और बिटुमिनस कंक्रीट सरफेसिंग है तो 30 हो जाएगा। अब इस चीज को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और फिर इस चीज को हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूज इस तरह से क्यों आ रखी हैं। देखो ये हमारा सबग्रेड है, ये हमारा सब बेस है, ये हमारा सरफेस कोर्स है। बता देते हैं एक बार, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। तो जैसे जैसे अगर हमें रिक्वायरमेंट सरफेस पर कॉन्टेक्ट पर अगर रही होगी तो वहां पर मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। देखो इसको हम सब बेस पे तो वैल्यू कहाँ है 60 है। WM में सरफेसिंग यूज किया, सॉरी बेस कोर्स में यूज किया, बेस कोर्स में यूज किया तो कितना हो जाएगा 50। अगर सरफेसिंग यूज करते हैं और ऊपर मेटल लग रहा है तो केवल 40% ही परमिट करेंगे कि एब्रेशन हो, इससे ज्यादा एब्रेशन परमिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉन्टैक्ट व्हीकल का ज्यादा है, लोडिंग वेरिएंट ज्यादा निकल के आएगा। क्लियर है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हैं सरफेस पर उतना ही हमारा परमिसिबल जो एब्रेशन वैल्यू वो घटता चला जाता है। क्वेश्चन ने पूछा था इसका कि वाटर बाउंड मैग्डम सब एक बाकी के यूज करें, इसका स्नैपशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो बाकी तो क्वेश्चन ने पूछा है वो देख लो, तो WBM में पूछा है बेस कितना जाएगा 60 आंसर निकल जाएगा। बाकी पूरी टेबल मैंने बताई है, वो कुछ ही पूछ सकता है, कल को वो बेस भी पूछ सकता है। तो बेस में कितना हो जाएगा WBM में तीन तरह देना है, एक तो आपको सब बेस, एक हो गया बेस और एक हो गया सरफेस। क्लियर है। सब बेस में कितना हो जाएगा 60, बेस में कितना हो जाएगा 50 और सरफेस में कितना हो जाएगा 40। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी कॉन्क्रीटिंग याद रखो तो रख लो, बिटुमिनस का ये तीन याद रखना है, बाउंड मैग्डम बिटुमिनस मैग्डम 40, एक्शन मैग्डम है तो 40, अगर सरफेस ड्रेसिंग है तो 35। ठीक है, आपको ये डेटा याद रखना है। और अगर कंक्रीट सरफेस कोर्स है तो 30 याद रखना है। तो 50, 40, 35, 30 ये चीज आपको 4 चीज याद रखनी है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, एक बार रिवाइज करोगे तो आसान याद हो जाएगा। क्लियर है। The most widely used transition curve for small deviation angle in the simplicity for setting out. स्मॉल डेविएशन एंगल के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांजिशन कर्व कौन सा है? तो दैट इज क्यूबिक पैराबोला। इंपॉर्टेंट तो यही है कि जब डेविएशन एंगल बहुत स्मॉल होता है हम क्यूबिक पैराबोला यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये जाना है कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, और अलग अलग तरह से ट्रांजिशन कर्व कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो पहली चीज तो ये कि ट्रांजिशन क्या है। ट्रांजिशन नथिंग, आप जो है और आप जो होना चाहते हैं उसके बीच का जो गैप है दैट इज ट्रांजिशन। सपोज करो कि आपको 12 आवर्स पर डे पढ़ना है, ये आपका टारगेट है, और अभी आप 0 आवर्स पर डे पढ़ रहे हो, आप आज हैं टुडे, आपको यहाँ से यहाँ जाना है। तो ऐसा क्या होगा कि आज आप 0 घंटे पढ़ रहे हो, कल से 12 घंटे पढ़ने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू
डू इट इन ग्रेजुअल मैन। तो पहले दो आवर्स होगा, फिर 3 आवर्स होगा, फिर 4 आवर्स होगा, फिर 8 आवर्स होगा, फिर 10 आवर्स होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा। तो जो 0 से लेके 12 तक का जो ट्रांजिशन, जो 0 से लेके 12 तक का जो फेज था वो ट्रांजिशन फेज में था, वो ग्रेजुअल था, सडन नहीं था। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टडी। अब अगर यही ट्रांजिशन कर्व के अंदर आ जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांजिशन कर्व। क्या होता है? ये हमारा स्ट्रेट रोड है और आगे हमारा रोड है, ये सर्कुलर है। तो ये स्ट्रेट रोड है और सपोज करो कि रोड है, आप व्हीकल को इस तरह से मूव कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? सडन जर्क लगेगा, आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ फेंक देगा, आप ओवरटर्न टॉपल कर सकते हैं, और भी इश्यूज आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे? इस कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, स्मूथ करने के लिए स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में क्या करोगे? ट्रांजिशन स्टेट प्रोवाइड कर दोगे ग्रेजुअली। तो ये क्या है? यहाँ की रेडियस इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और धीरे 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 इसके जो रेडियस है वो क्या होती है? वो सर्कुलर कर्व के बराबर होती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी रेडियस क्या होती है? घटती चली जाएगी, इन्फिनिटी से लेकर आर तक आ जाएगी। इस कर्व को क्या बोलते हैं? इस कर्व को क्या बोलते हैं? हम ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। ना तो कोई डाउट? ठीक है, आगे देखो ऑब्जेक्टिव क्या है इसको प्रोवाइड करने का, क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, जैसे कि ग्रेजुअल इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन द टाइम। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको ग्रेजुअल इंटरेक्ट कराना, धीरे 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 उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, बजाय कि सडन करने के। टू अवॉइड द सडन जर्क, अगर आप स्ट्रेट लाइन से सीधा कर्व पे आओगे तो आपको सडन जर्क लगेगा, हम उसको अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। टू ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइंडिंग, अगर हमें सुपर एलिवेशन भी देना है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग में देनी है, तब हम क्या करते हैं? इसको ग्रेजुअल उठाते हैं, यानी कि ये हमारा रोड है, धीरे 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 इसको हम एलिवेशन से एलिवेट करते हैं। तो ये जो एलिवेशन होगा धीरे धीरे इसको हम इस तरह से एलिवेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन, सुपर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइंडिंग। क्लियर है? टू इनेबल द ड्राइवर टर्न द शेयरिंग ग्रेजुअली, वो हो चुका है। और टू इंप्रूव एस्थेटिक अपीयरेंस, देखने में अच्छा है। अगला है कि कौन कौन से पाथ को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला तो है कि स्ट्रेट लाइन को ये टेंजेंशियली मीट करना चाहिए। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट पाथ, इसको इसने कैसे मीट किया है? ये देखो यहाँ पर टेंजेंट है, इसने स्ट्रेट पाथ को कैसे मेजर किया है? टेंजेंटली मीट किया है, टेंजेंट बन रहा है, पहला क्राइटेरिया है। अगला है इट शुड मीट द सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, और जो सर्कुलर कर्व है, ये देखो सर्कुलर कर्व है, ठीक है, इसको भी इसने टेंजेंशियली मीट किया है। तो स्ट्रेट कर्व को भी टेंजेंशियली और सर्कुलर कर्व को भी टेंजेंशियली मीट करता है। इट शुड हैव द सेम रेडियस एज दैट ऑफ सर्कुलर एट जंक्शन विद द सर्कुलर, जब ये सर्कुलर कर्व पर आएगा इसकी रेडियस उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि सर्कुलर कर्व, यानी कि यहाँ पे रेडियस होगी, स्टार्टिंग में इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से धीरे धीरे डिक्रीज होती हुई आर तक चली जाएगी। अगली है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर, तो कर्वेचर का इंक्रीमेंट है और जो सुपर एलिवेशन है सेम होना चाहिए। कुछ क्राइटेरिया है, 3 तरह के ट्रांजिशन के साथ, लेमनस्केट और क्यूबिक पैराबोला। आप देख सकते हैं ये स्पाइरल है, क्लियर है? ये हमारा लेमनस्केट हो गया और ये हमारा क्यूबिक पैराबोला हो गया। तो यहाँ पे जो डेविएशन एंगल बहुत स्मॉल रहा होता है उसके लिए हम क्यूबिक पैराबोला प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑलरेडी कवर अप करा दिया। ये 3 फॉर्मुलास हैं कैलकुलेट करने के लिए। पहला क्यू डिवाइड बाय सीआर, दूसरा होता है 0.215 बी क्यू होल क्यूब डिवाइड बाय सीआर, या फिर चलिए इसको ऐसे भी आ सकते हैं 0.278 बी होल क्यूब डिवाइड बाय सीआर, और जो पे सी होता है वो होता है 80 डिवाइड बाय 75 प्लस बी, जो होता है केएमपीएच में होता है। क्लियर है? तो मिनिमम 0.5 होता है, मैक्सिमम 0.8 वैल्यू जाती है सी की, इसको भी आपको याद रखना है। सी मैक्स होगा वो 0.8 होगा और जो सी मिनिमम होगा वो 0.5 होगा, इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये आपको याद रखनी है एन की 1 इन एन एलिवेशन हमें देना है 1 इन एन, तो इन रोलिंग है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है तो 150, अर्बन टेरेन है या बिल्टअप एरिया तो 1 इन 100, और अगर हिली एरियाज है तो 1 to 60। ठीक है, तो हमें जो सुपर एलिवेशन देना है 1 इन एन का, अगर प्लेन और रोलिंग है तो 150 में 1 दे सकते हैं। 151 क्या है? इसका मतलब ये है 1 in 150 का मतलब क्या है कि अगर ये 150 मीटर है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 1 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस हो, इसका मतलब ये है। क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं। 2 तरह से इसको हम रोटेट कर सकते हैं, एक तो हम इसको सेंटर के अबाउट रोटेट करते हैं और इसको हम एक इनर एज के अबाउट रोटेट करते हैं। ये हमारा रोड है, ठीक है, ये हमारा रोड चल रहा है।
अगर हमें सुपर एलिवेशन देना है तो दो तरह से इसको दे सकते हैं, एक तो हम एज के अबाउट रोटेट कर सकते हैं और एक हम सेंटर के अबाउट रोटेट करते हैं। दो तरह के हमें क्लासिफिकेशन दे रहे होते हैं और ये हमारे फॉर्मुलाज हैं जो हमें याद रखने होते हैं, ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई और 1/2 डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। एक्स्ट्रा वाइंडिंग का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। एक्स्ट्रा वाइंडिंग है, ये मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग है, ये साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग है, ठीक है, मैकेनिकल ये साइकोलॉजिकल, तो दोनों भी आपको याद रखना है। और विड्थ ऑफ द पेमेंट है, जनरली अगर मल्टीपल लेन रहे होते हैं तो 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ लेन। सिंगल लेन पर 3.5 होता है, डबल लेन है तो 7, अगर कर्व के बिना है कर्व के साथ है तो 7.5 मीटर कर्व के साथ में रहा होता है। ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, तो क्रॉस रेंज वर्क का पूछा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो क्रॉस रेंज वर्क को दिखाता है। तो पहले तो क्रॉस रेंज वर्क को समझते हैं, किस किस टाइप के क्रॉस रेंज वर्क रहे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा है वो कौन सा है, उसके बाद इसको हम टिक कर देंगे। देखो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्रॉस रेंज वर्क क्या रहे होते हैं। तो क्रॉस रेंज वर्क क्या है, क्रॉस रेंज वर्क क्या है, पॉइंट मैं पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। स्ट्रक्चर कंसीडर व्हेन देयर इज अ क्रॉसिंग ऑफ कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन। जब कभी भी कैनाल और ड्रेन का क्रॉसिंग रहा होगा उस टाइम पर जो हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क। और भी बात आप देख सकते हो कि ड्रेनेज क्रॉस करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्रॉस ड्रेनेज वर्क। इट प्रिवेंट द ड्रेन वाटर फ्रॉम मिक्सिंग इनटू द कैनाल वाटर। हम नहीं चाहते कि हमारा जो ड्रेन वाटर है वो हमारे कैनाल वाटर से मिक्स करें, क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करना चाहते। तो हम देखो किस तरह से कर सकते हैं। दो तरह से हमारे प्रैक्टिस अवेलेबल होते हैं। पहला तो है कि हम अलाइनमेंट चेंज कर दें कैनाल वाटरवे का, और दूसरा है कि हम मिक्स कर दें कैनाल को ड्रेन वाटर के साथ में। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये रहा होता है, इसको हम लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। जनरली हमारे पास में जो टाइप ऑफ ड्रेनेज वर्क है वो कौन कौन से हैं, पहला एक्वेडक्ट है, साइफन एक्वेडक्ट है, सुपर पैसेज है, कैनाल साइफन है, लेवल क्रॉसिंग और कैनाल इनलेट और आउटलेट है। इस तरह के हमारे पास क्रॉस ड्रेनेज वर्क अवेलेबल होंगे। अभी है क्या क्या एक बार मैं बताऊंगा, एक बार पिन पॉइंट में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो एक्वेडक्ट क्या है, एक्वेडक्ट में क्या होता है, जो कैनाल बेड लेवल है आउट द ड्रेनेज बेड लेवल। देखो यहाँ पे फिगर में देखो, अब तो समझ में आएगा क्या है। इसको बोलते हैं कैनाल बेड लेवल। जो बॉटम एंड होता है कैनाल का उसको बोलता है कैनाल बेड लेवल, जो बेड होता है उसको बोलता है कैनाल बेड लेवल। और जो कैनाल का मैक्सिमम पानी निकल रहा होता है उसको बोलते हैं एफएसएल। एफएसएल होता है फुल सप्लाई लेवल। क्लियर है, मैं तो कोई डाउट नहीं है। ये कैनाल हो गया, ये हमारा ड्रेन है, यहाँ से पानी जा रहा है। ये ड्रेन सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं हाई फ्लड लेवल, HFL। HFL मतलब हाई फ्लड लेवल। और जो बेड है इसको तो क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेड बोलते हैं, ड्रेन बेड बोलते हैं। होता क्या है, अब देखो मैं इसको यहां से दिखा रहा हूँ। ये कैनाल हो गया, कैनाल का हमारा FSL हो गया फुल सप्लाई लेवल, और हमारा कैनाल का बेड लेवल हो गया CBL। और जो हमारा ड्रेन है वो ड्रेन इस तरह से जा रहा है, ड्रेनेज का मैक्सिमम हो गया हाई फ्लड लेवल HFL, और ये हमारा हो गया ड्रेनेज का बेड लेवल, तो DBL इसको मैं बोल रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं इसको DBL बोल रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्या करा है, एक्वेडक्ट में कैनाल का बेड लेवल ऊपर होता है ड्रेनेज के बेड लेवल से। देखो ड्रेनेज का बेड लेवल ये है, कैनाल का बेड लेवल ये है, ऊपर है कैनाल का बेड लेवल। दूसरा देखो, एक कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड इन विच कैनाल वाटर फ्लोज फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। ओके, कैनाल टोज रेस्टेड नंबर ऑफ द पियर्स, कैनाल वाटर फ्लो, तो अलग अलग कहानियां हैं वो देख लो उसकी। मोस्टली जो पानी फ्लो करता है ड्रेनेज का एटमॉस्फेयर के थ्रू अंडर ग्रेविटी एक्शन फ्लो करता है। इसमें एक चीज समझने की थी, कौन कहाँ ऊपर होता है, कितना ऊपर होता है। दूसरा है साइफन एक्वेडक्ट। देखो ये हमारा क्या है, फुल सप्लाई लेवल है, ये कैनाल का बेड लेवल है। ये का देखो ड्रेन लेवल, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इसको बोलता है साइफन एक्वेडक्ट। साइफन क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइफन एक्शन से हमारे यहाँ पे ड्रेन चल रहा होगा, क्योंकि कोलैप्स कर रहा है ना, वो मिक्सिंग कर रहा है, सेम लेवल पर आ गया। ये भी वाटर यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे है, तो साइफन एक्शन के थ्रू जो है यहाँ पे ड्रेन पानी को फ्लो करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइफन एक्वेडक्ट बोलते हैं। ये हो गया अपना फुल सप्लाई लेवल कैनाल।
ये कैनाल का बेड लेवल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये ऐसा जाएगा, ड्रेनेज का क्या हो गया, हाई फ्लड लेवल हो गया और ड्रेनेज का बेड लेवल हो गया। उसमें क्या कह रहा है, कैनल वाटर इज कैरीज अबव द ड्रेनेज बट हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज अबव द कैनल ट्रफ। देखो हाई फ्लड लेवल जो होता है ना, वो कैनल के बेड लेवल से ऊपर रहा होता है। ये कैनल का बेड लेवल है, ये हाई फ्लड लेवल है, ये ड्रेन है, तो ये कैनल का बेड लेवल है, हाई फ्लड लेवल है। तो उसको हमें ड्रेन ऑफ करना है, तो क्या करेंगे, साइफन एक्शन से इसको हमें करना पड़ेगा। अंडर ग्रेविटी फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है, अंडर ग्रेविटी फ्लो नहीं कर पाया, तो साइफन एक्शन निकालते हैं, तो साइफन एक्शन के थ्रू इसको फ्लो कराते हैं, इसलिए इसको साइफन एक्वेडक्ट बोलते हैं। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द ड्रेनेज वाटर फ्लोज अंडर साइफनिक एक्शन। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट है इसमें, साइफन एक्वेडक्ट हो गया। तो दो चीजें हैं, ये हमारा कैनाल हो गया, जब उसके पूरा नीचे होगा ड्रेनेज लेवल तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वेडक्ट बोलेंगे। और जब ये इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस तो नहीं करता, मतलब उसके अगर कैनल बेड लेवल से ऊपर हाई फ्लड लेवल रहा होगा, उसको साइफन एक्वेडक्ट बोलेंगे। अगर सुपर पैसेज, सुपर पैसेज में क्या होता है, इसमें ड्रेन ऊपर आ रहा है और नीचे से क्या आपका जा रहा है, नीचे से आपका कैनाल जा रहा है, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे सुपर पैसेज। तो ड्रेन वाटर आपका ऊपर जा रहा है, तो ड्रेन का जो बेड लेवल है वो ऊपर है कैनाल के आपकी सप्लाई लेवल से, नहीं फुल सप्लाई लेवल से ऊपर रहा होता है। तो आप देख सकते हो, मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, उसका आप पढ़ लेना बाद में। और इसमें क्या होता है, साइफन में वही उल्टा एक्शन है, तो ये आप जो ड्रेन है ये कैनाल को, कैनाल के इसके मिड लेवल से जा रहा होता है, तो ड्रेनेज का बेड लेवल है और इस ड्रेनेज का क्या होगा, हाई फ्लड लेवल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैनाल का जो बेड लेवल है ऊपर है हाई फ्लड लेवल